फ्रेंड्स, कई सारे पीएफ मेंबर के माइंड में एक सवाल या कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता है कि जब भी वो किसी फर्म या कंपनी को छोड़ने के बाद पीएफ के फुल एंड फाइनल के लिए फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C भरते हैं और उसके बाद उनका क्लेम सक्सेसफुली सेटल भी हो जाता है। बट होता क्या है कि उनका फॉर्म 19 यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाले पार्ट का तो पूरा पैसा आ जाता है जितना उनकी पासबुक में अवेलेबल था। बट दिक्कत यहाँ आती है, जितना बैलेंस उनका पेंशन का था वो पूरा अमाउंट सेटल नहीं होता है और इस वजह से कई सारे पीएफ मेंबर को समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका पेंशन का अमाउंट इतना कम क्यों आया और बचा हुआ पेंशन का अमाउंट कहाँ गया और अब उनको वो अमाउंट वापस कैसे लेना होगा। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द उनका भी रिमेनिंग पेंशन का अमाउंट उनको मिल जाए। और उसी के साथ साथ कई पीएफ मेंबर को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि कम अमाउंट आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर जानने वाले हैं कि आखिर ये पेंशन का अमाउंट कम क्यों आता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए कि आपको भी अपना रिमेनिंग पेंशन का अमाउंट मिल जाए और वो भी बिना कहीं जाए और बिना किसी की मदद लिए। और उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये पेंशन विड्रॉल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उसके क्या रूल्स हैं, जिस कारण से किसी का भी पेंशन सेटलमेंट का अमाउंट समझ में नहीं आता है। और हम ये भी जानेंगे कि आपको एक्चुअल में कितना अमाउंट मिलना चाहिए था और कुछ कॉमन मिस्टेक भी जानेंगे जिस कारण से आपका पेंशन का अमाउंट कम आता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेंशन का पैसा कम आने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि पेंशन में अवेलेबल बैलेंस के हिसाब से पेंशन का अमाउंट नहीं आता है। वो अमाउंट आता है आपकी सर्विस हिस्ट्री के हिसाब से, यानी कि आपने कितने समय काम किया है और वो भी ईपीएफओ की टेबल डी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अब ये टेबल डी क्या होती है और इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर आपकी ओवरऑल सर्विस 10 साल से कम है और आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद आप अपना ईपीएस अकाउंट क्लोज करा के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेके अपना ईपीएस का विड्रॉल ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपकी 8-9 साल की सर्विस है या उससे कम की सर्विस है और आप 58 ईयर की एज क्रॉस कर चुके हैं। अब आप पेंशन के लिए तो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, तो आप अगेन जो भी अपना कॉर्पस इकट्ठा हुआ है वो पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप इन 2 कंडीशन में अपना पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और उसी के साथ वो पैसा विड्रॉल होगा ईपीएस स्कीम 1995 की टेबल डी के अकॉर्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ईपीएफओ द्वारा बनाई गई टेबल डी की ओर, जिसको समझने के बाद आपके भी मन में कोई कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन नहीं रहेगी ईपीएफ पेंशन के रिगार्डिंग कि पेंशन का अमाउंट इतना कम या ज़्यादा क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने आ चुकी है ईपीएफओ की टेबल डी। इस टेबल को समझने से पहले आपको ईपीएफओ के पेंशन रूल को समझना होगा, जिसमें बताया गया है कि यदि आपकी सर्विस 6 मंथ या उससे कम है तो उसको 0 काउंट किया जाएगा और यदि आपकी सर्विस 6 मंथ या 7 मंथ या इससे ऊपर है तो इसको पूरे 1 ईयर में कंसीडर किया जाएगा। वो कैसे, चलिए इसको 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 एम्प्लॉय है, ABC एंड XYZ, और इन दोनों का हम ईपीएस वेजेस का अमाउंट 15,000 रुपये मानते हैं, जो कि ईपीएस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसलिए पेंशन की कैलकुलेशन इसी ईपीएस वेजेस पर की जाती है, जिसमें ABC एम्प्लॉय ने किसी कंपनी में 3 साल और 5 महीने काम किया है और वहीं पर XYZ एम्प्लॉय ने 3 साल और 7 महीने काम किया है। अब यहाँ पर ईपीएफओ के रूल के हिसाब से ABC एम्प्लॉय की सर्विस को
केवल 3 साल में ही कंसिडर किया जाएगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6 महीने से कम की सर्विस को जीरो ही काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इस 5 मंथ को काउंट नहीं किया जाएगा। वहीं अगर बात करें एम्प्लॉई XYZ की, तो EPFO के रूल के हिसाब से इनकी सर्विस को पूरे 4 साल में काउंट किया जाएगा, भले ही इस एम्प्लॉय ने 3 साल और 7 महीने काम किया हो, क्योंकि EPFO के रूल के हिसाब से 6 महीने से ऊपर की सर्विस को पूरे साल में काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पूरे 4 साल काउंट किया जाएगा। आइए अब इनकी पेंशन कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस एम्प्लॉय को कितना पेंशन का अमाउंट मिलेगा। उसके लिए अब हमें EPFO की टेबल D की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे नंबर ऑफ ईयर सर्विस, एंड यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे वेजेस का परसेंटेज या प्रपोर्शन। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ईयर ऑफ सर्विस में 1 से लेकर 9 साल तक ही दिया है। वो इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने जाना है कि 6 महीने से कम की सर्विस को जीरो काउंट किया जाता है और 6 महीने से ऊपर की सर्विस को पूरे 1 साल में काउंट किया जाता है। और उसी के साथ साथ आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आपकी सर्विस 9 साल और 5 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पेंशन का अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए यहाँ पर केवल 9 साल तक ही टेबल दी गई है, और यदि आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा होती है तो उसको पूरे 10 साल में काउंट किया जाएगा, और उसके बाद आप पेंशन का अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। सो आई होप मैं अभी तक आपको EPFO के पेंशन रूल को समझा पाया। अब इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ABC एम्प्लॉय की EPS वेजेस का अमाउंट एंटर करना होगा, जो कि 15,000 रुपये है, और उसको इनकी सर्विस के हिसाब से इनके सामने वाले परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 2.98 है। तो आपके सामने इनकी टोटल पेंशन निकल कर आ जाएगी, जो कि 44,700 रुपये है। उसी प्रकार से एम्प्लॉय XYZ की कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले XYZ एम्प्लॉय की EPS वेजेस का अमाउंट एंटर करना होगा, जो कि अगेन हमने 15,000 रुपये ही माना है, और उसको इनकी सर्विस के हिसाब से उसके सामने वाले परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 3.99 है। तो आपके सामने इनकी टोटल पेंशन निकल कर आ जाएगी, जो कि 59,850 रुपये है। तो फ्रेंड्स, आप चेक कर पा रहे होंगे कि सिर्फ 1-2 महीने की सर्विस से ही कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसी वजह से कई सारे एम्प्लॉयज़ को कभी कभी नुकसान उठाना पड़ जाता है, और कई सारे एम्प्लॉयज़ को इसका फ़ायदा भी मिल जाता है, जैसा कि आपने इन दोनों एग्जाम्पल में चेक किया होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कई बार इसी कारण से भी कई सारे लोगों का पेंशन का अमाउंट कम या ज़्यादा आता है, और इसका कई एम्प्लॉयज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पेंशन कैलकुलेशन की जाती है वो EPS वेज ऑफ एग्जिट पर की जाती है, यानी कि आपकी लास्ट EPS वेजेस कितनी थी। चलिए मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय ने 4-5 साल पेंशन में हर महीने कंट्रीब्यूट किया 10,000 रुपये, और जिस महीने इस एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी उस वक्त कंट्रीब्यूशन दिखाया गया 15,000 रुपये पे। तो क्या पिछले 4-5 साल का पेंशन कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस केस में PF ऑफिस के पास पावर होती है कि वो इस वेजेस को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सके। नहीं तो होगा क्या कि इस एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन अमाउंट पर ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि इस केस में कुछ लोग इसका मिसयूज़ करना चाहते हैं। तो PF ऑफिस वाले इस केस में डीप में वर्किंग करते हैं, और यदि उनको लगता है कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है तो PF ऑफिस ऐसे क्लेम को अप्रूव नहीं करते हैं, और उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसी के साथ आपको एक केस के बारे में और पता होना चाहिए। ये केस उन लोगों पर लागू होता है जिनकी ज्वाइनिंग 2014 से पहले की हो। 2014 से पहले अगर आपने कोई कंपनी को ज्वाइन किया है और आपकी 10 साल की सर्विस नहीं हुई है, तो आपका जो भी विड्रॉवल होगा वो वेटेज एवरेज के आधार पर होगा, क्योंकि 2014 और उससे पहले EPS की सीलिंग वेज थी 6,500 रुपये। तो रूल ये कहता है कि आपको सीलिंग वेज जो भी चेंज होती है तो वहाँ तक का वेटेज एवरेज लेना होगा।
तो फ्रेंड्स आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने कोई कंपनी ज्वाइन की 2011 में और इस एम्प्लॉय ने जॉब से एग्जिट लिया 2019 में। तो यहाँ पर इस एम्प्लॉय ने टोटल 8 साल काम किया, जिसमें कि इन्होंने पहले के 3 सालों में तो हर महीने 6,500 रुपये की पेंशन जमा की और बचे हुए 5 सालों में इनका हर महीने 15,000 रुपये का पेंशन कंट्रीब्यूट किया गया। अब यदि हम इनका वेटेज एवरेज निकालेंगे तो इस केस में कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, जिसमें आपके पहले के 3 सालों को 6500 रुपये से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसको प्लस करेंगे बचे हुए ईयर्स से, जो कि 5 साल है। इसलिए हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई 15,000 से करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि इनकी टोटल सर्विस मिलाकर 8 साल होती है। तो हमारे सामने टोटल 11,812 रुपये निकल कर आ जाएगा। इसके बाद इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना होगा 8 साल के सामने वाले परसेंटेज से, जो कि 8.22 है। तो हमारे सामने इनकी टोटल पेंशन निकल कर आ जाएगी, जो कि 97,098 रुपये है। तो इस कारण से ही अक्सर ये होता है कि पीएफ की पासबुक में पेंशन का अमाउंट कुछ और दिखता है और सेटल कुछ और अमाउंट होता है, और कई सारे एम्प्लॉयज़ को समझ में ही नहीं आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री को काउंट करना है और उसको कैलकुलेट करना है टेबल डी के हिसाब से। अगर अमाउंट में थोड़ा बहुत अंतर आता है, जैसे कि 2 या 3,000 रुपये का, तब तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि अगर अमाउंट ज़्यादा ही डिफरेंस आता है तो इसके लिए आप इसकी ग्रीवेंस या कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द आपका भी रिमेनिंग पेंशन का अमाउंट आपको मिल जाए। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा हो चुका है कि उनका पेंशन का अमाउंट काफ़ी कम आया है उनकी पेंशन में अवेलेबल बैलेंस के हिसाब से। तो उनके बिहाफ पर मैंने उनकी ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर दी है। अगर फ्रेंड्स कभी आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी इस तरीके से ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने की है। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि मैंने कैसे उनकी ग्रीवेंस रजिस्टर की थी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल या गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है EPFO ग्रीवेंस। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको सिंपल ये फर्स्ट वाली लिंक पर ही क्लिक करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहां से जाकर भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको पीएफ मेंबर पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपके पास क्लेम आईडी है या नहीं। तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको ये कोड एंटर करना है और उसके बाद आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है तो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप अपना यूएन नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कर पा रहे होंगे। अब आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे कि आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको ओके पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करना है, लाइक आपका जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो मैं भी फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी फिल कर लेना है और उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और उसके बाद आपको मेंबर आईडी पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना पीएफ नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको पीएफ ऑफिस पर क्लिक करना है और उसके बाद ग्रीवेंस कैटेगरी पर क्लिक करके
आपको अपनी ग्रीवेंस की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लिस्ट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फाइनल पीएफ विड्रॉल पर क्लिक करना है और उसके बाद ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी कंप्लेंट लिखना है। तो चलिए मैं भी फटाफट लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने लिखा है, सर एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग पीएफ पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C माई पीएफ पासबुक बैलेंस शोइंग अप्रोक्स ₹32,000 बट आफ्टर द क्लेम सेटल आई रिसीव्ड ओनली ₹15,960 claim settlement screenshot attached for reference. Request you to please check my remaining pension amount and please settle the amount as soon as possible. तो इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या किसी अदर भाषा में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल बना लेना है। डॉक्यूमेंट में आप अपनी पूरी पीएफ की पासबुक और क्लेम सेटलमेंट वाली स्क्रीन को भी यहाँ पर अटैच कर लेना है। ध्यान रहे, फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद आपको इस तरीके से शो होगा। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे कि हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। और उसके बाद सिंपल आपको कुछ दिनों तक वेट करना होगा जब तक कि ईपीएफओ का उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो मेरे फ्रेंड्स वाले केस में रिप्लाई आया था कि फिर से फॉर्म 10C अप्लाई करना होगा और उसके बाद हमने उनका क्लेम फिर से अप्लाई किया और उसके कुछ दिनों के बाद उनका रिमेनिंग पेंशन का अमाउंट भी उनके बैंक अकाउंट में आ गया। उनका भी अप्रोक्स 2362 रुपये कम आया था। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको कभी भी पेंशन में जो अमाउंट शो होगा उसके हिसाब से आपको कभी भी पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको एक तरीके से और अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से फॉर्म 10C अप्लाई करना होगा, मगर इस बार जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको कैंसल चेक की कॉपी या पासबुक की कॉपी अटैच करते वक्त उसमें आपको अपनी पूरी कंप्लेंट को लिख लेना है कि आपके पेंशन में कितना अमाउंट शो हो रहा था और आपको सिर्फ कितना सेटल हुआ है। अगर उनको लगेगा कि यदि सच में कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो पीएफ ऑफिस वाले इसको फिर से चेक करेंगे और फिर रिमेनिंग पेंशन का अमाउंट आपको सेटल कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस केस में बहुत ही कम चांस होगा कि आपको डबल से क्लेम्स अप्लाई करने का ऑप्शन आए। वहाँ पर हो सकता है कि आपको लिखा मिले कि फॉर्म 10C ऑलरेडी अप्लाइड। फ्रेंड्स, अब मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अब किसी भी पीएफ मेंबर के साथ ऐसा ना हो और उनका भी पेंशन का पैसा फंसे ना और ना ही उनको कम अमाउंट प्राप्त हो और उनके माइंड में भी जितने क्वेश्चन पेंशन के रिगार्डिंग हो वो सारे क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।